ये तपता पहाड़ कौन जिम्मेदार, क्योंकि बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड जिस हरियाली के लिए जाना जाता है और उत्तराखंड में जिस तरीके से पर्यटक यहाँ आते हैं, और इसकी एक वजह सबसे यही है कि यहाँ खूबसूरती है और इसके अलावा यहाँ की ठंडक। लेकिन पहाड़ तप रहा है, इसके लिए किन चीज़ों पर काम हो रहा है ताकि आगे आने वाले वक्त में इस तरीके की भीषण गर्मी जो पड़ रही है, जो रिकॉर्ड जिसने कई सालों के तोड़ दिए हैं, वो देखने को ना मिले। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन सबका स्वागत कर लेता हूं और चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर कि तपता पहाड़ है तो जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गिरिराज किशोर हिंदवाल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गिरिराज जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रेम पंचोली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर। और पर्यावरणविद जेपी मैठाणी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैठाणी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सत्यवीर चौहान जी, जो गर्मी है बहुत भीषण है, पिछले तमाम सालों के रिकॉर्ड जो है तो टूट गए हैं। अब सवाल ये बन रहा है कि उत्तराखंड की जो हवा, यहाँ का पानी, यहाँ की ठंडक, उसको बचाने के प्रयास कुछ हो रहे हैं? कैंथुरा जी, पर्यावरण परिवर्तन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। निस्संदेह उत्तराखंड ने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी नारी शक्ति ने उत्तराखंड में इसको बहुत पहले ही भांप लिया था। आप अगर याद करें कि सुदूरवर्ती वादियों में बैठी हमारी महिलाएं, जिन्होंने कभी स्कूल के दरवाजे नहीं देखे, कभी उन्होंने पर्यावरण से संबंधित कभी शिक्षा नहीं ली, मगर अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी जीवन शैली के आधार पर उन्होंने पूरे विश्व को सचेत किया था। भारत की तमाम सरकारों को सचेत किया था। गौरा देवी ने जब चिपको आंदोलन चलाया था, जब उन्होंने पर्यावरण को कैसे उसकी रक्षा की जाए, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चलाया था। एक गांव की नारी इतना सचेत हो सकती है, तो उत्तराखंड में सोचिए कि प्रकृति के प्रति हम कितने प्रेमी हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड ने समय समय पर अपने जो कर्तव्य है उसको निभाया भी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अभी केंद्र में भी हमारी सरकार है और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है। और भारत की जो जीवन शैली भी रही है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम रवि जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो उसमें मनुष्य से लेके, पशु से लेके, वो और पेड़ पौधों से लेके तमाम वो सब जो इससे जुड़ा हुआ चक्र है, उन सभी को लेके वसुधैव कुटुंबकम की हम कल्पना करते हैं। और पूरे विश्व को हमने सचेत भी किया था, जब हम कहते थे कि भाई हमें जो अपना विकास भी करना चाहिए, पर्यावरण अनुकूल करना चाहिए। पर्यावरण को सामने रखते हुए हमें सभी अपनी आधुनिकता को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से पर्यावरण को भी रखना है। तब हमारे बहुत से विश्व के बड़े बड़े देश, जो डेवलप कंट्रीज थी, हमको हास्य का पात्र बनाते थे कि ये भारत है, ये जैविक खेती की बात करता है, कहता है कम से कम कृत्रिम हमें जो केमिकल्स है, वो फर्टिलाइजर्स है, वो कम से कम यूज़ करने चाहिए। हम कहते थे गोबर से खेती करनी चाहिए। तब 1991 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है। उस समय भी भारत जब भारत को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तब चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमने हमेशा कहा है कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है और उसी के अनुसार भारत आगे भी बढ़ रहा है। आज भी भारत की लगभग 65% से अधिक खेती भी गोबर के माध्यम से होती है। और आज विश्व इस बात पर हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो गया है कि जो हम यूरिया यूज करते थे, जो हम फॉस्फोरस यूज करते थे, या हम नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए जो यूरिया यूज करते थे, हमने यूरिया को भी चेंज किया, हमने नीम कोटिंग यूरिया किया है। और जो तमाम तरह के जो केमिकल्स यूज करते थे, आज विश्व कहने लगा है कि जो भारत कहता था कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना चाहिए, लगातार उस पर जाना चाहिए। उसमें हमारा भारत में चाहे एक सिक्किम एक ऐसा राज्य भी है जो टोटली हमारा ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे बड़ा फोकस किया है कि हमें कृत्रिम खेती की ओर जाना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है कि हम उत्तराखंड को इस मोड़ की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि अधिक से अधिक कृत्रिम खेती होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, हमारी जो जमीन की जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति है, वो खत्म होती जाती है। कुछ समय बाद देखते हो आप कि उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, यही नहीं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही केंद्र में आते हैं, उन्होंने सबसे पहले एलईडी जो बल्ब है उसको लाने का उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और फ्री में देने का काम किया। लगभग 40 करोड़ के लगभग उन्होंने एलईडी फ्री में देने का काम किया। उससे ये लाभ हुआ कि 4 करोड़ टन के लगभग कार्बन उत्सर्जन कम हुआ। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मात्रा में केवल एक एलईडी के प्रयोग से ही हुआ है। यही नहीं, उत्तराखंड में हमने जो इलेक्ट्रिकल बसें स्टार्ट करी है, जो ई रिक्शा पूरे भारत में स्टार्ट हुआ है। उत्तराखंड में खासकर एक रिपोर्ट आई है, जैसे आपने भी विश्लेषण करके बताया कि उत्तराखंड की ये स्थिति थी 1867 में, ये स्थिति 1888 में ये स्थिति थी। तो आज हमने इलेक्ट्रिकल बसें, जब एक रिपोर्ट भी आई है, कई टन हमने कार्बन को कम करने का काम किया।
हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। आपने कहा कि विकास के लिए भी किया है। हमने जैसे दिल्ली टू देहरादून हम नेशनल हाईवे बन रहा है, जो हम कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में आएगा। आप उस देख लीजिए 90% जो हाईवे आ भी रहा है वो उस एरिया को टच कर रहा है जहां पर किसी भी तरह की ग्रीनरी नहीं थी। आप जब जाओगे कि मुंबई जो पुणे से जो गुजरात के बीच में हाईवे जो कंप्लीट होके बना है, वो टोटल आप देख लो सी के ऊपर आता है, कहीं भी किसी प्रकार का दोहन नहीं किया। हम उन माध्यमों पे जा रहे हैं कि कम से कम प्रकृति का दोहन हो, विकास जो हो वो प्रकृति के अनुकूल हो। और एक चीज मैं आपके इसके साथ कंप्लीट करना चाहता हूं, आज जो जितने भी हाईवे बन रहे हैं ग्रीन हाईवे की कल्पना को लेके बन रहे हैं, हम लगातार उसके लिए प्रति सचेत है। और पर्यावरण हमारा भारत जो है वो इस तरीके से जो हमारी जो बनाई हुई, जैसे हमारे निकाय है, वो जैसे उत्तराखंड की बात कर ले तो निकाय हमारे जो नगर निगम है या नगर पालिका है, उनका जो काम है कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्वच्छता अभियान कि हमें कैसे भारत को स्वच्छ बनाना है, कैसे अपशिष्ट है ई कचरे की ओर तरफ जाना है। तो हमारे जो निगम है उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम अपनी स्वच्छता के लिए कितने जागरूक हो सके, जिससे कि हमारे जो स्रोत है उनमें गंदगियां ना जाए। गिरिराज किशोर जी, भाजपा ये कह रही है कि वो सचेत हैं पर्यावरण के लिए और तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक का भी जिक्र उन्होंने कर दिया कि गंभीरता से काम हो रहा है। देखिए रवि जी, पहले तो मैं इसको पॉलिटिकली लूंगा ही नहीं इस डिबेट में। आज जो टॉपिक है हमारा, आज जो तापमान बढ़ती हुई जो स्थिति हुई है तापमान की, निश्चित रूप से मई का महीना है और 42 और 43 तापमान पहुंचना निश्चित रूप से देहरादून जैसी जगह में। रवि जी, जब मैं पुराने लोगों से मिलता हूं, जो लोग लगभग 30 और 35 और 40 साल से यहाँ पे वास कर रहे हैं देहरादून में, तो उनके जो स्टेटमेंट होते हैं, निश्चित मेरी जिज्ञासा होती है और मैं पूछता हूं लोगों से उस समय की जो स्थितियां थी देहरादून की जी। और आज की जो स्थिति है, जो कंपैरिजन जब उसका होता है, जब दोनों स्थितियों को कंपेयर किया जाता है, तो निश्चित रूप से एक बदलाव नजर आता है। बहुत सारे इसके कारण हैं। जहां तक मैं कारणों को समझ पाया हूं रवि जी, एक बात मैं निश्चित रूप से रखना चाहूंगा कि डेवलपमेंट जरूरी है। डेवलपमेंट किसी भी प्रदेश में, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए, प्रदेश में भी कोई अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां पे आपको फॉरेस्ट को भी छेड़ना पड़ता है। निश्चित रूप से वो सारी स्थितियां बनती हैं और उसमें सरकार, कोई भी सरकार हो, एक नतीजे पे पहुंचती है कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ हद तक जो है आपको वो ग्रीनरी जो होती है, वो फॉरेस्ट जो होता है, उसको आपको काटना होता है निश्चित रूप से। लेकिन उसकी जगह आपने अगर 100 पेड़ आपने काटे तो निश्चित रूप से होना यह चाहिए कि 200 पेड़ या 500 पेड़ आपके द्वारा लगाए जाए, क्योंकि 500 लगाए जाएंगे तो तब जाके आप सोचिएगा। वो तो ये बड़ी, सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुनिएगा, आप सुनिएगा रवि, ये विषय सर पर्यावरण रवि जी, आप तो कांग्रेस किस तरीके से, मैं वही आपको बात रख रहा हूं अभी। ठीक है, तो आज सुन लीजिएगा रवि जी, निश्चित रूप से आज अगर हम मूल में अगर हम जाते हैं इस विषय को लेके, जो कुछ समय पहले जो बात हो रही थी कि जंगलों में आग लगी हुई है, पहाड़ निश्चित रूप से जो हमारा फॉरेस्ट है पर्वतीय क्षेत्र में, वो पूरी तरह से जो है धधक रहे थे जंगल सारे। आप देखिएगा उसके भी दुष्परिणाम है। निश्चित रूप से पेड़, उसमें फॉरेस्ट जला है, उसमें अगर उसके आप बिल्कुल मूल में जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जो है एक लकुना जो है, एक कमी सरकार की तरफ से देखी जाती है। तो निश्चित है, आपने डिबेट, पिछली जो डिबेट्स थी जहां जहां टॉपिक आता था वनाग्नि पे, तो वहां जरूर बोला जाता था, जब स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा आता था कि साहब हमने टैंकर भेज दिए, हमने टैंकर भेजे हुए साहब आग बुझाने के लिए, तो ये बातें उठती थी और आती थी कि निश्चित रूप से इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आपको पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग वास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उन जंगलों के नजदीक जो लोग वास कर रहे हैं, उस परिधि में जो लोग हैं, उनके साथ आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपके लीडरशिप की, सीएम साहब हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे विधायक हो, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन विधानसभाओं को पर्वतीय क्षेत्र में, उनकी निश्चित रूप से उन पर कम्युनिकेशन होना चाहिए गांवों के साथ। और निश्चित रूप से अगर कम्युनिकेशन होगा, अगर गैप नहीं होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसको सीरियसली लेगा, तो आज भी जो टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है,
निश्चित रूप से उसके मूल में वो वनाग्नि है, आप एक जो कारण जंगल जो धधक रहे थे, एक निश्चित रूप महत्वपूर्ण से कारण ये भी है। ठीक है, ये है रवि जी। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, आपको बताऊं मैं, आज देहरादून में जितनी भी कॉलोनियां जो डेवलपमेंट्स जो चल रहे हैं, निश्चित रूप से एक सरकार एक बाइलॉज तय करे कि जो भी कॉलोनीज जो डेवलप हो रही हैं, अगर वहां पेड़ कट रहे हैं निश्चित रूप से, तो उसकी जगह जो है, जो कॉलोनाइजर है, जो उसको डेवलप कर रहा है, उसकी भी एक ड्यूटी बनती है, उसकी ड्यूटी निर्धारित की जाए और वो अपना जो है, अपना जो निश्चित रूप से जितनी भी वो ग्रीनरी, जितने भी पेड़ वो लगा सकता है उस कॉलोनी में, उसमें जो है अगर काटे गए उनके द्वारा, तो वो पेड़ जो है उसकी संख्या जो है कम से कम 10 गुना और 20 गुना होनी चाहिए जो लगाने की। एक पॉलिसी ऐसे बने कि ये पॉलिसी आनी चाहिए। हाँ, साथ साथ जो भी घर बन रहे हैं, जो भी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, निश्चित रूप से आज देहरादून में जो परिवर्तन है, क्लाइमेटिकली जो चेंज है, उसमें तो निश्चित रूप से रोल बनता है कि कंक्रीट जंगल हो गए आज आप देखिए। लेकिन वहां पे भी एक अगर स्थिति ऐसी बने, निश्चित रूप से इसमें सारे लोग इसमें इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि जो भी घर बन रहा है वो अपने आसपास जो उसका, वो ठीक है, हो सकता है कि कॉम्पैक्ट हो, जगह उसके पास कम हो, लेकिन उस 100 गज में भी वो कुछ जगह अपनी कच्ची छोड़ के उसमें वो ग्रीनरी, उसमें कुछ पेड़ लगा सकता है निश्चित रूप से। ठीक है सर। जो वहां के लिए बिल्कुल जो लगभग उस क्लाइमेट में जो मैच करता है, जो पेड़ जो है उसको लगाया जा सकता है। ये छोटी बातें हो सकती हैं रवि जी, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा आकार और बहुत बड़ा रूप ले सकती है अगर सिंसियरली इसकी इंप्लीमेंटेशन हो, इस पे प्रोग्राम सरकार बनाए, तो निश्चित रूप से आने वाला समय सुखद हो सकता है। नहीं तो जो स्थितियां हैं बड़ी विस्फोटक हैं, विकराल रूप लेने वाली। जेपी मैठाणी जी पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और बारीकी को समझते हैं। सर, ये जो देहरादून की जो शांत वादियां, देहरादून का मौसम, एक बारिश हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता था, ये इतना कैसे बदल गया? 43.2%, माफ कीजिएगा, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जाना। तो ऐसे में क्या लगता है कि इसके पीछे के जो मुख्य जो कारण है वो क्या है सर? नमस्कार। मेरा इस संदर्भ में ये कहना है, और जो कुछ भी पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, ग्लोबली सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कुछ माइक्रो क्लाइमेटिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए सर। और कुछ माइक्रो क्लाइमेटिक जोन में एकदम से एब्रप्टली टेम्परेचर में और अचानक से वर्षा का हो जाना कुछ क्षेत्रों में, जैसे नैनीताल में आपने देखा परसों एकदम से बारिश हो गई बहुत जबरदस्त। हाँ। थराली के ऊपर जंगलों में 200-250 बकरी मर गई। दिन में हो रही है तेज धूप और शाम को जो बारिश हो रही है उससे अल्पाइन मिडवेल यानी बुग्याल्स में टेम्परेचर एकदम गिर रहा है। तो एक अजीब सा बुखार भेड़ बकरियों को हो जा रहा है। आप देखेंगे पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ, औली, उधर गौरीकुंड, उधर आपका यमुनोत्री, हनुमान चट्टी, संगम चट्टी, आपका बिरसी फॉल से आगे और पिथौरागढ़, आराकोट से ऊपर, ये सारे जोन छोटे माइक्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। और ग्लोबल जो फेनोमेना में परिवर्तन आ रहा है, उस ग्लोबल फेनोमेना को हमारे स्टेट के जो इंसिडेंट्स है, जैसे पहला इंसिडेंट क्या है, जंगलों की बेहद का होना। दूसरा इंसिडेंट है विकासात्मक कार्यों के लिए पेड़ों का कटान होता ही है, मतलब ये तो किसी से छुपा नहीं है। तीसरा बात यह है कि जो हम अत्यधिक सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे अब देखिए पर्यटन भी जरूरी है, तीर्थाटन भी जरूरी है, तो कार्बन फुटप्रिंट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन इनके कंपैरिजन में जो ग्रीन हैंड प्रिंट्स हैं, उनको हम बोलते हैं कि चलो ये यहाँ पे नुकसान हो गया तो आप इसको बचाने के लिए सही दिशा में हम क्या कर सकते हैं। ये जो साथ में क्या कर सकते वाली जो फोर्सेस हैं, प्लानिंग वाले, कॉलोनाइजर्स, वन विभाग, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम स्तरीय संगठन, वन पंचायतें, इन सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये समय की मांग है। मुझे ये लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का एक मॉडल था जिसको बोलते थे पूरा मॉडल क्या था, जिस तरह से साइकिल के टायर में तिल्लियां लगी होती है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, यानी उस पूरे रेडियस में पूरा, मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, शहरी और नगरीय क्षेत्रों में जो सुख सुविधाएं हैं, अगर वो सुख सुविधाएं रूरल एरियाज में हो जाएंगी तो बहुत हद तक
हम अपने बदलते पर्यावरण से उपजने वाले नुकसानों को और उसके बुरे प्रभावों को कम कर सकेंगे। जी ये समय की मांग है कि विकास को विकेंद्रित रूप में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उस विकास को विकेंद्रित रूप में पहाड़ के गांव-गांव तक पहुंचना होगा। तभी देहरादून, सितारगंज, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, विकास नगर, डाक पत्थर, इन जगह पे बहुत ज्यादा विकास काम नहीं होंगे। ये सब जगह बिखरे बिखरे होंगे तो पर्यावरण को कम नुकसान होगा। बिल्कुल अभी ठीक। जो पिछले दिनों जो जंगलों की आग लगी जी। है, उसका दुष्परिणाम ये अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन 4-5 करोड़ के आसपास पेड़ पूरे पुक गए हैं। पांच, बुरांस, बयार, काफल, मोरू, खरसू, ये सब। और ये जो वातावरण से गर्मी को सोखते थे, ये जो वातावरण में नमी या ऑक्सीजन देते थे, वो परसेंटेज भी तो कम हुआ है। तो इसको लॉन्ग टर्म में समझने की आवश्यकता है। तो मिलजुल कर इस दिशा में कार्य करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन। अभी मैं बंशीधर भगत सर का एक वो पढ़ रहा था बयान की, जितने भी कॉलोनाइजेशन जो देहरादून की सड़कों को अडॉप्ट करेंगे या पहुंच मार्गों के किनारे फलदार पेड़ और छायादार या सजावटी पेड़ लगाएंगे। जी जी। लेकिन जोन स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड ने जिस तरह से विकास कार्य किए हैं, तो पेड़ों को लगाने के लिए जगह कहाँ पर है? हाँ वो तो टाइल्स उखाड़ेंगे, फिर आप पेड़ लगाएंगे क्या? हाँ क्या आप नाली उखाड़ेंगे फिर पेड़ लगाएंगे क्या? हाँ। ये तो पहले आपके उसमें था ही नहीं, प्लान में। जी जी। तो कहाँ लगाएं पेड़? जी। आप फ्री में पेड़ दे भी देंगे तो जो कॉलोनाइजर है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा फ्लैट बेचना है, उसको लाभ कमाना है। तो वो पेड़ को कहाँ ध्यान रखेगा? उसके लिए क्या उस बिल्डिंग के चारों तरफ ग्रीन पट्टी छोड़ी गई है? क्या उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है? उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, क्या उसके मैनेजमेंट के लिए कोई व्यवस्था है जो कि हमारे लोकल पर्यावरण को गर्म करता है या ठंडा करता है? ठीक बात है सर, आपने बिल्कुल तो सही बात इन की। दिशाओं में भी ध्यान रखें। हाँ, इन दिशाओं में ध्यान देना होगा और जो सरकारें यहाँ पर हैं उनको ही ध्यान देना होगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली सर के पास जा रहा हूँ। पंचोली जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें रही, पर्यावरण को लेकर क्या कहीं पर चिंता देखी गई? कुछ ऐसी दीर्घकालिक योजनाओं पर काम हुआ है क्या धरातल पर, जिसको लेकर आज ये बहुत चारों तरफ हाई गर्मी की जो बात चल रही है? देखो, हमारे सामने एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में और अपने देश में, तो पूरा एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने है कि जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं या नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, तो हमारे जो सत्ता में बैठे हुए दल हैं वो कभी भी जागरूक नहीं हुए। हमेशा इन कामों को आगे करने के लिए, जैसे जयप्रकाश मैठानी, जेपी मैठानी जी अभी बता रहे थे, स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए लोग, वो किसी भी दल से उनका नाता रहा हो वो अलग मामला है, लेकिन स्वयंसेवी संगठनों ने इस काम को बहुत मुस्तैदी से किया है। उसके उदाहरण उत्तराखंड में ही प्रस्तुत हैं जो दुनिया ने स्वीकार किया है। चिपको जैसा मूवमेंट दुनिया ने स्वीकार किया है, उससे पहले भी और सारे मूवमेंट दुनिया ने स्वीकार किया है। लेकिन आज जो हिट वेव आ रही है, जब पूरे जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, वो देहरादून का जो मौसम था वो देहरादून लग ही नहीं रहा कि देहरादून में है या पूरे प्रदेश में। तो कई कारण, हम लोगों को कारण को समझना पड़ेगा। जैसे मैठानी जी ने कहा कि बहुत सारे कारण हैं जो हमको कर सकते हैं, और जितने उन्होंने गिनाए ए से लेकर जेड तक, वो सारे काम हम कर सकते हैं। जितना उन्होंने ए से जेड तक गिनाए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो सारे काम सरकार के पास हैं, सरकार को करवाना चाहिए। लेकिन ये है कि करवाए कौन, किससे करवाए? आपके पास स्थानीय निकाय है, आपके पास स्थानीय पंचायत निकाय, पंचायत है, नगर है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, जितने भी हमारे जो लोकल बॉडीज है, उन सब के मार्फत सारे काम होते हैं। हम छोटा सा एक ग्राम सभा का एग्जाम्पल लेंगे। जब ग्राम सभा की बैठक होती थी, इन सब चीज़ों को उसमें लिखा जाता है प्रस्ताव में कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन होता क्या है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव में भी विधायक का फोन आ जाता कि मेरी योजना लिख देना, मतलब उसमें चढ़ा देना। उसके बाद ताकि मतलब उस पर ऑब्जेक्शन ना आए कि विधायक ने उस फलानी योजना क्यों की, वो विधायक को पता नहीं कि योजना क्या है वो। तो जो ये योजनाओं का घालमेल है वो एक छोटा सा कारण है। दूसरा कारण है कि जो मैठानी जी ने कहा कि जो हम सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं उनके बिना हम भी नहीं रह सकते हैं। आज मोबाइल की जरूरत है,
आज गाड़ी में बैठने की जरूरत है, हवाई जहाज में उड़ने की जरूरत है, लेकिन क्या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर केदारनाथ उड़ने चाहिए? इस पे बात करने की जरूरत है। क्या हमारा जो एयर कंडीशनिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कितना होना चाहिए, और उससे निकलने वाली जो गैस है जो बहुत खतरनाक गैस है, आपको पता होगा कि 2018 में जब वो गैस लीक हुई थी एसी की, एयर कंडीशनर की जब गैस लीक हुई थी चेन्नई में, एक ही परिवार के 8 लोग मर गए थे, सुबह मरे हुए मिले जी। और बहुत बड़ी खबर थी पूरे देश के लिए वो। और ऐसे कई मरते हैं लोगों को लगता कि बीमार हो गए, आजकल तो कोरोना के बाद तो ऐसा लगता है कि बीमार हो गए तब मरे होंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आप देखेंगे जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो हमें 20% अतिरिक्त लाइट का खर्चा आता है। अगर हमें 80 रुपए खर्चा आएगा तो 20 रुपए उसमें और जुड़ जाता है, 100 रुपए आ जाता है। वैसे उसकी खपत में अगर हम 1 यूनिट जला रहे होंगे, या अगर हम 100 यूनिट जला रहे होंगे, 80 यूनिट जला रहे होंगे तो 20 उसमें और जुड़ जाएगा, 100 हो जाएगा। या 100 जला रहे होंगे तो 140 ऐसा कुछ हो जाएगा। उसका बिल भी ऐसे ही आएगा। तो जो उससे निकलने वाली जो चीजें हैं, हमें लाइट की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और एयर कंडीशनिंग से जो हमें जो उसके जो दुष्प्रभाव जो हमारे समाज को पड़ रहे हैं, उसमें कंट्रोल हम तो कर सकते हैं ना भाई। जब हम चंद्रमा पे घर बनाने की तैयारी कर सकते हैं तो जो ये एयर कंडीशनर हमने बनाई वो मशीन, उस मशीन से एक छोटी सी गैस निकलने वाली गैस है, उसको तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो एसी में जरूर बैठेंगे, एसी में बड़े बड़े प्लान बना देंगे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम जाओ यार कहीं खड़ी धूप में कोई प्लान बना दो, इसका मैं भी पक्षधर नहीं हूँ। मैं कई बार मेरे साथी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि एयर कंडीशनर में बना ये योजना। अरे भाई योजना बनी, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना कि माना हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, हम केदारनाथ के लिए 6 लेन 4 लेन की सड़क ले जा रहे हैं, कोई जरूरी था कि वो वहीं से कटनी थी? माना यमुना वाली बेल्ट में अब चौड़ी सड़क बन रही है, कोई जरूरी कि उसी सड़क को चौड़ी करनी है? अरे उसके सामने पे पैरेलल दूसरी छोटी सड़क बना दो ना, एक तरफ से जाएगी एक तरफ से आएंगे, गांव भी जुड़ जाएंगे और जो इन्वायरमेंट का जो नुकसान होगा वो भी नहीं होगा। यहाँ पर सर जो सरकारें रही हैं पंचोली जी, इसमें आपको लगा है कुछ ऐसी योजनाओं पर काम हुआ? क्योंकि हमने देखा कि हरेला में बड़ा वृक्षारोपण होता है, प्रदेश में उस वक्त जो भी वन मंत्री होते हैं वहां पर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, हजारों की संख्या में लक्ष्य रखा जाता है, हर साल लक्ष्य बढ़ता है कि इस बार जो है लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। उसी पे मैं आ रहा था कि जो जितनी जब मैं योजनाओं की बात कर रहा था ना, वो सारी योजनाएं मुख्यमंत्री फोटो खिंचवाएगा और फिर गाँव का प्रधान भी फोटो खिंचवाएगा। वो जो चैन बनी हुई है ना, लेकिन अगर एक स्वयंसेवी संगठन या एक स्वयंसेवी किसी कार्यकर्ता ने पेड़ लगाया, वो फोटो नहीं खिंचवाएगा। मुख्यमंत्री जरूर एक पेड़ लगाने के लिए मुख्यमंत्री 10 फोटो खिंचवाएगा। तो जो ये हमारा फोटो प्रोग्राम है ना, इसको हम कम करें। और अगर मुख्यमंत्री ने कोई पेड़ लगाया है तो मुख्यमंत्री 3 साल बाद उस पेड़ को दिखाए कि ये पेड़ मैंने लगाया, उसकी फोटो आनी चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं ग्राम सभा की बात कर रहा हूं या नगर निकाय की बात कर रहा हूं, तो हमें जैसे जेपी भाई ने बोला कि बहुत सारी चीजों को हम कर सकते हैं। जो ग्रीनरी खत्म हो गई, ग्रीनरी को वापस ला सकते हैं। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जो पूरे देश के अंदर अलग अलग सिटियों में चल रहा है। तो स्मार्ट सिटी के प्लान में कहाँ, ये स्मार्ट सिटी प्लान में तो है ही नहीं। स्मार्ट सिटी प्लान में तो सीधा सीमेंट पोत दो, तोड़ दो, पोत दो। ऐसा कोई प्लान स्मार्ट सिटी का सामने नहीं आया है जिसमें पूरा इको फ्रेंडली की हम बात करेंगे। ठीक है, हम 100% नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाई जब यहाँ देहरादून में कभी 3 लाख लोग रहते थे, आज 19 लाख लोग डेली यहाँ आना जाना है लोगों का। 19 लाख लोग आते और जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट पे फर्क तो पड़ेगी। लेकिन चीजें ऐसी कि हमको उसकी छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी ना, हमको उसके बाईपास कुछ बनाने पड़ेंगे। कुछ जब हमारे पास हरेला जैसी योजना है उसमें हम खर्च कर सकते हैं, हमारे पास वृक्षारोपण की योजना है उसमें हम खर्च कर सकते हैं, हमारे पास जो है वन कटान और वन संरक्षण की योजना उसको हम बना सकते हैं। तो हम मतलब जब बना सकते हैं तो क्यों नहीं, उसका आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, ये उसका कारण है कि हमारे राजनीतिक दल जितने भी हैं जिन्होंने सत्ता संभाली पिछले 24 सालों में, उन्होंने कभी ये करके नहीं दिखाया कि हमने हरेला में फलानी जगह योजना, इस योजना में उसके बाद मॉनिटर नहीं किया कि जब हमने वृक्षारोपण किया तो क्या हुआ। ठीक है, छोड़ दिया, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। सत्यवीर चौहान जी, वो बिखर गया। अब यही अगर हम बात करें तो ठीक है, इस वक्त आपकी सरकार है तो सवाल आपसे ही होगा और ये भी पूछा जाएगा कि प्लान क्या है। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि खलंगा में करीब 2000 पेड़ थे जिनको काटने की योजना बन गई और जलाशय का निर्माण की वहां पर पूरी बात हो गई, पूरी तैयारियां हो गई, वो तो विरोध हो गया इसलिए वो पेड़ बच गए।
तो आपको नहीं लगता कि ऐसी योजनाओं का आप कैसे बना लेते हैं अधिकारी, जब आप ग्रीन दून और क्लीन दून की बात करते हैं? रवि जी, हम पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन पे बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि पर्यावरण का क्या चक्र है। दो ऐसी स्थितियां होती है जो जिससे भारत में परिवर्तन आता है हमारे उसमें। ये आज आप कह रहे हैं कि इतना हमारे यहाँ तापमान में परिवर्तन हुआ है। पहले भी इस प्रकार की 2 बार आपने कहा है कि आपकी जो टीम ने जो विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है कि 1867 1888 में इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली। उस समय तो आप समझ सकते हो कि 1867 और 1888 में कितनी ग्रीनरी उस समय रही होगी। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि 2 ऐसे चक्र होते हैं पर्यावरण के। एक तो लालिनो होता है, एक एलिनो होता है, जिसकी स्टडी पूरे विश्व के वैज्ञानिक करते हैं। जब लालिनो का इफेक्ट होता है तो ये क्या शीत ऋतु का ज़्यादा प्रभाव प्रत्येक देश में होता है, भारत में खासकर उसका प्रभाव होता है। और जब एलिनो होता है तो उष्ण का अधिकतर हमारे यहाँ उसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि तापमान बढ़ जाएगा। ये जब ये मार्च के अप्रैल के समय जब एक रिपोर्ट्स भी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन करके भी बताया कि इस वर्ष इसका इफेक्ट हमारे यहाँ ज़्यादा रहेगा, कि हमारे यहाँ इस बार तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये सामने भी आया है। और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे हमारी उत्तराखंड की सरकार ने बड़े प्रयास किए। अगर आप विकास कार्यों को, मैंने जैसे आपको बताया कि देहरादून से दिल्ली से देहरादून तक का जो हाईवे भी बन रहा है, हमने कम से कम प्रकृति का दोहन हो, उसके लिए इस प्रकार का हमने स्ट्रक्चर तैयार किया। आप देखोगे बहुत ही कम पेड़ कटे हैं। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो पर्यावरण की अनेक संस्थाएं हैं, वो ये कहती है अगर आप कोई भी एक पेड़ काटते हो तो उसके सापेक्ष में इतने पौधे लगने चाहिए, तब तक आप पेड़ उसको हटा भी नहीं सकते। सरकार अब लगातार उसमें कर रही है। अब प्रोजेक्ट, और जैसे हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, वो टोटल अंडरग्राउंड है सारा का सारा, और भारत की सबसे बड़ी टनल भी 15 किलोमीटर की उसी के अंदर बन रही है। वहां पर एक भी पेड़ का मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का दोहन हुआ होगा। प्रकृति के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा है विकास जो होगा वो प्रकृति के अनुकूल होगा, और विकास आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें भी हैं उसके अनुकूल लगातार हो रहा है। और यही नहीं, जब पूरा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बनेगा और उस पूरे रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई किया गया, और एक उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसकी जितनी भी उसके क्षेत्र में जितनी भी ट्रेनें आती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिफिकेशन उसमें हो चुका है। कोई डीजल का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए कितना कार्बन का उत्सर्जन हम कम कर रहे हैं। और एक विषय भारत के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ी उसमें सफलता हासिल भी की है। हम सोलर अलायंस को देखो, हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सबकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व भर में एक सोलर अलायंस बना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। उसमें हमारी सफलता ये रही कि उसका मुख्यालय भी हमारे गुड़गांव में, जिसको कि अब गुरुग्राम उसका नाम दे दिया गया है। और ये 2015 और 2016 के बीच की बात है, जब फ्रांस के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंदा हुआ करते थे, वो यहाँ पर आते हैं, वो उसका उद्घाटन करते हैं। उसमें अभी तक कुल मिला के 130 देशों, हम सफलता रही कि 130 देशों को हम जोड़ने का काम भी किया। वो सोलर अलायंस हमारे यहाँ बना है। हम लगातार उस सोलर अलायंस को बढ़ाते जा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा है। सरकार उसमें बड़े स्तर पर उसमें लोगों को सब्सिडी भी दे रही है कि सोलर अलायंस से जुड़े, जिससे हमारी जो मांग है कि हम कोयले की खपत को कम कर सके। तो लगातार हम उसमें काम कर रहे हैं। एक और विषय मैं आपको कहना चाहूँगा, भारत का केवल मात्र एक ऐसा देश है जो प्रकृति से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। हम तुलसी का सबसे छोटा पौधा और पीपल का सबसे बड़ा पौधा, उस तुलसी का जितना छोटा पौधा है उसको भी उतना ही महत्व देते हैं, और जो पीपल का उतना बड़ा पौधा है उसको भी उतना ही महत्व देते हैं। आज विश्व हमारी उन सब चीज़ों को मान रहा है, जिसके लिए हम कहते थे कि प्रकृति के प्रति अगर किसी को प्रेम करना सीखना है, प्रकृति का अगर दोहन होने से बचाना है, वो भारत है। हम इसमें लगातार काम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े संस्थान मिशन लाइफ लेकर काम कर रहे हैं कि अगर अपनी आने वाली जनरेशन को विकसित करना है, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छा भोजन देना है, तो हमें उसकी तरफ आना पड़ेगा। एक और विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी उत्तराखंड में वनाग्नि का बड़ा मैं आपके उसमें चर्चाओं में रहा, तो उसको सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो हमारी जो चर्चा भी है, हमारी चर्चा ये अगर ये समाज को लेकर अगर इसकी सहभागिता बने, ये हमारी रूम टेबल से निकल के हमारे खाने की टेबल तक इसकी चर्चा आ जाए। चर्चा अगर ये हमारी खाने की टेबल तक आ जाए, मतलब खाने की टेबल तक तभी अगर पहुंचती है ये बात, तो इसका समझ लो कि सामाजिक सहभागिता बढ़ रही है। जब ये सामाजिक सहभागिता बढ़ेगा तो सब अपने लिए ये एनवायरनमेंट के लिए सभी सामने आएंगे। एक विषय और है,
हम दिल्ली में हमारे सब हमेशा चर्चा का विषय रहता है, दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, वहां पर जो कूड़े के इतने बड़े बड़े ढेर है, तो मैं इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व को और गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। वहां के जो मुख्यमंत्री वो लगातार कहते थे हम इसको खत्म करेंगे, उन्होंने तो कोई प्रयास नहीं किया, मगर गडकरी जी ने वहां के जो एक पहाड़ को तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया। वो जो कचरा था, उस कचरे को हाईवे के लिए किस प्रकार से उस कचरे को यूज किया जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया। और जो पेरिफेरल जो दिल्ली के अंदर बना है कि दिल्ली का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन लगातार वहां पे बढ़ता जा रहा है, वो पेरिफेरल हाईवे से जितने भी वाहन है जो बाहर को निकल सकते हैं वो सारा काम किया। हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और हमने BS6 इंजन की वही जो उसके BS6 एक टेक्नोलॉजी होती है गाड़ियों की, उसके जो हमारा टेक्नोलॉजी का इंजन है उसी के अकॉर्डिंग उसका फ्यूल होना चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स भी कहता है, हम वो तमाम नॉर्म्स को फॉलो करते हुए भारत बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है और विश्व को भी उस दायरे में लाने के लिए लगातार अपना प्रयास कर रहा है। गिरिराज जी, भाजपा का ये कहना है, खत्म करना चाहूंगा, ठीक है सर, लंबा हो गया। भाजपा का ये कहना है कि हमारी ओर से कोशिशें पूरी हैं, वो योजनाएं गिना रहे हैं अपनी बाकायदा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ग्रीनरी को लेकर, और ठीक है जो क्लाइमेट चेंज है तो पूरे देश में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन कोशिशें पूरी हैं, तमाम जगह पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं पर कोई कमियां न रह जाए। प्रदेश, आपको लगता है कि सरकार गंभीर है? प्रदेश जो है निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूंगा, नेचर से छेड़छाड़ तो इंसान ने की है, ये निश्चित रूप से इसके मूल में अगर आप जाते हैं, जितनी हम आधुनिकता की तरफ गए हैं निश्चित रूप से, अभी पंचौली जी ने एसी की बात की, हेलीकॉप्टर से जो उड़ाने जो अभी पहाड़ों में भरी जा रही है, निश्चित रूप से केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओजोन की जो परत है निश्चित रूप से 15 और लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ऊपर, वो आपको प्रोटेक्ट करती है, कवच का काम करती है, पृथ्वी के लिए कवच है, उसमें होल होना और ये छोटी छोटी चीजें, एसी से जो आपने बताया कि जो गैस निकल रही है निश्चित रूप से कितनी हार्मफुल है, कितना नुकसान पहुंचाती है। और सरकार का कोई भी प्रोग्राम हो रवि जी, मैं आज ये मानता हूं कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। हम लोग अगर किसी प्रोग्राम को लेकर सरकार आती है, उसका कार्यान्वयन मेन चीज होती है। आज अगर वनाग्नि की बात बार बार हमने रखी है या हर डिबेट में उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है, अभी मैठानी साहब को मैं सुन रहा था, रवि जी कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का, वो करोड़ों की संख्या में पेड़ बता रहे हैं कि वो लगभग फूक के खत्म हो गए, उसमें बांझ भी है, बांझ का भी नाम उन्होंने लिया। अभी पेड़ जो होता है, जो मॉइस्चर युक्त होता है, मॉइस्चर बना होता है, नमी होती है उस पेड़ में। आज हम लोग जो है सरकार इस तरफ ध्यान दे, अभी भी जो हो गया, आने वाले समय के लिए अभी से एक प्रोग्राम अगर फाइनल करे सरकार और उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसका कार्यान्वयन इस हिसाब से हो कि गांव में जहां जहां आग लगती है, निश्चित रूप से रवि जी इस वनाग्नि में लगभग हर जिला उससे अछूता नहीं रहा है। जितने भी जिले हमारे पास उत्तराखंड में, हर जगह जो है वनाग्नि का पूरा प्रकोप रहा, विकराल रूप उसका रहा। अगर सरकार अभी भी नहीं चेत रही है, नहीं समझ रही है, सोई हुई स्थिति से, सुप्तावस्था से नहीं जग रही है, तो जगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी, निश्चित रूप से हम लोग बोलेंगे। लेकिन अगर ये प्रोग्राम लेके आते हैं तो उसकी पूरी तरह से गांव के लोगों के साथ मिलके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसमें जो कम्युनिकेशन मैंने बताया, मंत्री हो चाहे आपके विधायक हो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे सीएम साहब हो, सबकी एक कम्युनिकेशन, कोई गैप ना बने। और जो ग्राम प्रहरी हमारे टाइम पे होते थे, पेट्रोल की जो बात आती है बीच में, अरे यार आप लोग एक कम्युनिकेशन बनाओ। और निश्चित रूप से आगे के लिए जो लास्ट मोमेंट में ये सरकार अलर्ट होती है, भाजपा, आप लास्ट मोमेंट में अलर्ट होते हैं हर जगह पे, हर चीज में देखा गया, चाहे चार धाम यात्रा की बात हो गई हो, चाहे हमारी वनाग्नि की जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो निश्चित रूप से आज का जो मुद्दा है वो उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इस टॉपिक को ला रहा हूं कि अभी भी चेत जाए सरकार, अभी भी प्रोग्राम कुछ इस तरह से लेके आए। अरे मैं बार बार कहता हूं भाई, निश्चित रूप से उत्तराखंड अगर हिमाचल को अगर अपना रोल मॉडल बना ले, एग्जाम्पल अगर हिमाचल को ले ले, और यशवंत सिंह परमार जो पहले मुख्यमंत्री वहां के रहे, निश्चित रूप से आप सोचिए, उन्होंने कहा कि गांव चलो। आज की डेट में आप देखिए ना, वहां का हॉर्टिकल्चर देखिए, आप बिल्कुल चरम पे, वहां का डेलीशियस सेब देखिए, विलेज टूरिज्म देखिए वहां का। तो ये चीजें इसलिए रखी जा रही हैं कि निश्चित रूप से अगर आप अच्छे के लिए, भले के लिए उत्तराखंड राज्य के, अगर उसको रोल मॉडल बनाने की बात करता हूं, यशवंत सिंह परमार जी को अगर सामने रख के आप काम करते हैं, हिमाचल की तर्ज पे अगर इस प्रदेश को बढ़ाते हैं आगे, और नेचर निश्चित रूप से कहीं पे अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कम से कम कोशिश की जाए, उसमें सरकार पूरी तरह से अपनी भागीदारी अपनी रखे, और निश्चित रूप से उसमें कम पेड़ों को काटा जाए। जो आज स्थितियां हैं, मूल में मैठानी जी ने भी जो बात
रखी है निश्चित रूप से, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग भी है कि आप जब पूरा टाइल्स और पूरा सीमेंटेड आप पूरा कर देंगे आप फ्लोर को, निश्चित रूप से कच्चा कहीं नहीं छोड़ेंगे कुछ भी, तो वाटर हार्वेस्टिंग या निश्चित रूप से बरसात के पानी को इकट्ठा करना, उसके लिए एक योजना बनाना और एक बड़ी योजना, बड़ा आकार जिसका हो पूरे प्रदेश के लिए, निश्चित रूप से वाटर लेवल भाई रिचार्ज तभी होगा ना। आपने अगर देहरादून में 1200 ट्यूबवेल खोद दिए हैं, ये 1200 ट्यूबवेल आपको पानी तो दे रहे हैं, लेकिन रिचार्ज की स्थिति क्या है, वाटर लेवल कहाँ है आपका? आप वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बार बार मैं बात रखता हूं तो इसीलिए रखता हूं कि सारी चीजें बड़ी साइंटिफिक है। अगर इसको तरीके से अगर आप आदमी अगर इसमें पूरी सरकार अगर इन्वॉल्व हो, सिंसियरली हो, कंसंट्रेशन हो, फोकस हो, और फोकस करने लायक स्थितियां बनानी चाहिए। रवि जी, अगर प्रदेश 24वें साल में इस समय है निश्चित रूप से, तो सरकार को चाहिए कि यार बहुत अच्छे से कुछ किया जाए, सीरियसली किया जाए, सिंसियरली किया जाए, और साथ में कागजी केवल ना हो कि कागज पे आपने कोई प्लान कर दिया एसी में बैठ के, एयर कंडीशन में बैठ के, और उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में फिर परेशान हो रहे हैं आपकी, फिर जी अगले साल फिर बोलेंगे अजीब टैंकर भेजे में हमने आग बुझाने के लिए, सोचिए आप। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट जेपी मैठानी जी, क्योंकि यहाँ पर सरकारों का पर्यावरण से मुद्दे से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई योजनाएं लागू करनी है या जो योजनाएं चल रही हैं उससे उसके साथ साथ पर्यावरण को भी बचाना है, तो सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी अगर प्रदेश में देखा जाए तो जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर देहरादून में भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज हो गया, जिसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश में मसूरी में जो दिन का टेम्परेचर है वो ये बताता है कि ऐसा टेम्परेचर मसूरी में कभी देखने को नहीं मिला। वो 30 से 31 जो है इससे भी ऊपर कई बार मसूरी में पहुंच जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच इनके बचाव की जो बात होती है, उस बचाव को लेकर एक दीर्घकालिक योजना पर सर कैसे काम किया जाए? देखिए, मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आप लोगों के मध्य रखना चाहूंगा जी, कि अभी सरकार ये कह रही है कि 6 महीने में कावड़ पटरी मार्ग बनेगा, जिसमें 1.12 लाख पेड़ों का कटान होगा कावड़ यात्रियों के लिए चलने के लिए। अमर उजाला की खबर है आज की। जी जी, तो मतलब कावड़ यात्रा भी जरूरी है, शिव को पानी चढ़ाया जाना भी जरूरी है, लेकिन पानी तो तभी चढ़ाएंगे जब इकोसिस्टम में पानी होगा। हाँ बिल्कुल। और पेड़ पौधे पानी बनाने में सहायक होते हैं। हाँ, तो ये भी इस चर्चा में मैंने जानबूझ के इस बात को रखा है कि क्या इसके कोई ऑल्टरनेटिव हैं, कोई अन्य विकल्प हैं। जी जी जी, क्या ऐसा ही होगा कि मतलब आप एक अच्छा काम करने के लिए कई पीढ़ियों के लिए नुकसान कर देंगे? तो ये एक प्रश्न था। दूसरा, आपने एक प्रश्न पूछा था कि दीर्घकालिक योजनाएं कैसे क्या होंगी। हमको तो सिर्फ एक बात मतलब हम बार बार सरकार से भी कहते हैं और अन्य पर्यावरणविदों ने भी ये बात कही है कि जीडीपी जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, उसको ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों एक सहमति व्यक्त की थी कि क्या एक विकास कार्य के करने से कितने पेड़ कटते हैं, कितने मिट्टी का नुकसान होता है, कितना इकोसिस्टम का नुकसान होता है, और उस नुकसान की वजह से वहाँ के क्लाइमेटिक जोन में क्या क्या परिवर्तन आता है, उसके जीईपी आकलन होना चाहिए, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। तो लॉन्ग टर्म में सरकार को अपनी हर योजना परियोजना की जो डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसमें पर्यावरणीय मुद्दों को प्राथमिकता देना होगा। तभी तो उत्तराखंड को एक हिमालयी राज्य का दर्जा प्राप्त होगा, क्योंकि लोग यहाँ की सुंदरता, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के सुंदर अल्पाइन मेडोज, पहाड़ की चोटियां, ये सब कवियों के लिए, पर्वतारोहियों के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र नहीं है। जब ये सुंदरता ही नहीं होगी तो फिर उत्तराखंड का औचित्य क्या है? क्योंकि हम सभी लोग ये मानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी को विकसित करने में तीर्थ यात्रा और पर्यटन का एक विशेष महत्व हो सकता है, इको टूरिज्म, बायो टूरिज्म का एक विशेष वो हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केदारनाथ में थार गाड़ियां उतारी जा रही हैं। जी जी जी, यहाँ नीचे सोनप्रयाग से आप बीमार, अपंग, अपाहिज व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को 19-20 से 22 किलोमीटर लाद के केदारनाथ मंदिर में दर्शन करा के वापस ले आते हैं। तो एयर स्ट्रिप या एयरपोर्ट से जो वहाँ की हवाई पट्टी है, वहाँ से दिव्यांग, विकलांग या दिव्यांग या बुजुर्ग लोग
इन लोगों को कहाँ ले जाना है? रेस्क्यू के लिए, इनको मंदिर के दर्शन करें, इसके लिए थार वहां भेज रहे। भाई क्या, ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि एक तरफ दंडी हाँ, इसको लेकर बड़ी बहस है सर। कल से केदारनाथ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कल से बड़ी बहस इस पर छिड़ी हुई है, इसी बात पर। मतलब आप फिर उसके लिए डीजल लाएंगे किसके लिए? उन गाड़ियों के लिए। तो वहीं तो इमिशन होगा। हाँ। एक तरफ तो वहाँ का इकोसिस्टम आप पूरी तरह बिगाड़ रहे हैं जी। क्या ये जैसे प्रेम पंचोली जी ने कहा था कि एसी से जो गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ। वो उस सेविंग क्रीम से भी निकलती है, जो सेविंग का जो फॉग हम अपने दाढ़ी बनाते हुए लगाते हैं, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जब अभी पूर्व वक्ता ने लाइट इमिशन डायोड की बात की कि LED बल्ब बांटे गए। जी जी। तो मतलब एक तरफ तो आप बहुत सारा ऐसा प्लानिंग और कार्य कर रहे हैं जिसका आप गुणगान कर रहे हैं कि गाजीपुर का पहाड़ पाट दिया, उसको रिसाइकिल करके, रीयूज करके, रिड्यूस करके सड़कें बना दी, लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो जो पैराबोलिक जो फोटोवोल्टिक सेल है, PVC जो है, उसके रिफ्लेक्शन से भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। उसकी बैटरियों का पोस्ट, मतलब वो बैटरियां जो जिसमें LED होता है, जिसमें कई तरह के हानिकारक तत्व होते हैं, ठीक है सर, डिस्पोज आउट ठीक है सर। करने के लिए क्या बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार मैं आगे बढ़ूँ। सत्यवीर जी, एक तो जवाब ये दे दीजिए, जो कल से सोशल मीडिया पर बड़ी बहस है, मैं खुद हैरान हूँ कि जो केदारनाथ में जो SUV गई है, उसकी क्या आवश्यकता है सर? वहाँ पर किस तरीके की आवश्यकता है? क्या आप लोग का इस पर क्या पक्ष है? पर्यावरण से लेकर बात है तो इसीलिए पर्यावरण के प्रति तो मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं, और मैं थोड़ा सा और बता दूं कि पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने पानी की कैसे बचत कर सकते हैं। सबसे अधिक जो पानी का हमारी खपत भी है वो हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा खेती के लिए होता है। नहीं, मेरे सवाल पर तो जवाब मैं उस पर भी आऊंगा। खेती के लिए होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आए कि जो हमारे ऐसे खेत है, जो किसान है, 7 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहां पर पानी का दुरुपयोग होता था, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना के अंदर वो 7 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो आज की डेट में उससे बहुत बड़ी पानी की खपत होने से बची है। और मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में जिस प्रकार से अमृत सरोवर बने हैं, उत्तराखंड में भी उसको ग्राम पंचायत तक ले जाने का हमारी सरकार ने काम किया। उन अमृत सरोवर का ये लाभ हुआ कि जो हमारे कभी स्रोत सूख गए थे वो दोबारा से रिचार्ज हो चुके हैं। उसका लाभ मनुष्य को तो हुआ ही, प्रकृति को भी हुआ। उसके साथ साथ जो हमारे जंगली पशु है या जंगली जानवर, उनके लिए भी लाभ हुआ कि वो उसी बाहर ना आके अपने जो जंगल है वो जंगल में उसका इस्तेमाल करे। आपने कहा कि केदारनाथ में इस प्रकार की गतिविधियां दिखी, वो गतिविधियां जो सरकार को आवश्यकता लगी होगी उसके अनुसार आपने कहा। जरूरी नहीं है कि अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो पेट्रोल और डीजल वाली होगी। आज की डेट में ई-व्हीकल्स के माध्यम से भी वो सब कर सकते हैं। एक और मैं आपको ये भी बताता चलूं, उत्तराखंड के अंदर अभी जब पूरे भारत में जब ये सर्वे हुआ कि कौन सा ऐसा गांव है कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे टीरी जो विधानसभा उसमें ही जरदार गांव आता है, उसको भी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है कि उसने अपने प्रकृति के अनुकूल ढालने का काम किया। ठीक है सर, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में हम बात करते हैं, जब वन अग्नि की बात करते हैं, उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसमें बैठक करी, अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करी। उसमें जो हमें पिरूल पे हम 3 रुपए देते थे, उसको कैसे लोगों को और जागरूक बनाए, उनको कैसे उसकी तरफ मोटिवेट करें, उसका दाम आप 16 गुना उसका बढ़ा दिया गया, 3 रुपए से 50 रुपए किया गया है। हम कांग्रेस ये बता दे कि उन्होंने अपने समय पे कौन सी ऐसी नीति बनाई, एक भी नीति नहीं बनाई। केवल कैसे दोहन किया जा सकता है वो कैसे किया जाता है। आज जब सब कुछ सारे भाषण करवा लो, सुन लीजिए, भाषण करवा लो, सारे वन जब जल के राख हो गए हैं, ठीक है, जवाब ले लो। कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। सत्यवीर जी, आप सच्चाई सुनने को तैयार नहीं होते। और आज अपना ये आप अभी भी अपनी एसयूवी, अरे रवि जी ने आपसे सवाल किया, उसका जवाब नहीं दे रहे आप कह रहे इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हमने 2013 की ई-व्हीकल भी हो सकती है। इस प्रकार का आपका रुख था। ठीक है सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट है गिरिराज जी का। ठीक है सत्यवीर, आपके सारे जंगल आपने सत्यवीर चौहान दिए, उसके बाद आप बोल रहे हैं सत्यवीर चौहान जी प्लीज, सत्यवीर चौहान जी प्लीज ठीक है सत्यवीर जी प्लीज सुन लीजिए। उत्तराखंड ने आपका सुन लीजिए मेरी बात, भाजपा इक्वल टू छल और छल सर टॉपिक से भटक रहे हैं सर, समय नहीं है। मैं पंचोली जी
जी से एक फाइनल प्लीज मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि फाइनल कमेंट एक पंचोली जी का लेना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों लोगों से। सर समय नहीं है, पंचोली जी की बात नहीं आ पाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पंचोली जी आपको फाइनल टैंकर भेज के आप वहां पे जंगलों के आग बुझवाएंगे। हम तो बुझा रहे हैं सर, समय नहीं है। प्रेम पंचोली जी, दिल्ली में पड़े रहते राज। अरे हमारे समय में इम्प्लीमेंटेशन होता था। प्रेम पंचोली जी, सर समय नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे में सर समय नहीं है। समय नहीं है सर। पंचोली जी को पंचोली जी सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, समय नहीं है सर प्लीज। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं कि अभी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत साइंटिफिक ढंग से और बहुत कम शब्दों में मैठानी जी ने समझाया कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट में अच्छा इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं और इको फ्रेंडली हम उसमें कैसे जी सकते हैं खुद में भी ना, क्योंकि हमारी तो सांसें रुक रही ना। आप देहरादून शहर में जाएंगे तो सांसें बंद हो रही है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जो हमारी योजनाओं में है? कोई नया बजट नहीं लाना, कोई नई योजना नहीं लानी। क्या हम आग लगने से पहले कोई ऐसा नहीं कर सकते कि आग न लगे? वो हमारे कल्चर में था रवि जी। इन्होंने क्या किया कि 10 साल 12 नहीं लगभग 20 साल थोड़ा पहले आसपास हो गया, फायर लाइन एक बनती थी गांव जंगलों में। जब आग लगती थी यदा कदा किससे गलती से लग गई, माचिस पड़ गई या कोई पशु चुंगाने चला गया या वन विभाग का कोई कर्मचारी बीड़ी पीने लग गया तो जल्दी में जो भी हो जाती। तो फायर लाइन जब बनती थी जंगलों में तो उससे ऊपर आग नहीं बढ़ती थी। इन्होंने फायर लाइन बंद कर दी। जो इस समय जो पूरा हिट हो रहा ना, एसी और ये सब तमाम जो सुख सुविधाएं हम उपभोग की जो चीजें हैं उससे तो हो ही रहा है, लेकिन अगर जंगलों पे बिल्कुल आग न लगे तो बहुत सारी चीजें सुरक्षित हो सकती है ना। दूसरा ये है कि जल संरक्षण के काम कहाँ हुए? अभी बाड़िया इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है 1 साल पहले, यमुना नदी पे उन्होंने रिसर्च की है और उसकी एक रिपोर्ट निकाली। 350 जल धाराएं जो फीडबैक करती है यमुना को, यमुना नदी के पानी को फीडबैक करती है। ऐसी नेचुरल रिसोर्स की धाराएं किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, बरसाती पानी से और जंगल से निकलने वाली धाराएं हैं। 350 जल धाराएं सूख गई है, जिनको हम गाढ़ गदेरा कहते हैं। यही सब बहुत सारी चीजें हैं। वो आउटपुट हमारे सामने नहीं आया जल संरक्षण का। अमृत सरोवर बना कि क्या बना, मैंने समझा इस बात को। दूसरा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं कि हमारी गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलेगी, डीजल से नहीं चलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएगी तो शायद इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर। इसका जो नुकसान है ई कचरे का हमारे पास उसको सही करने, ये जो ई कचरा निकल रहा है उस गाड़ी से जो बैटरी निकल रहे हैं, अच्छा सुझाव है उसके भी कई खतरनाक नुकसान है। मैं अभी समय को देखते समय इजाजत नहीं दे रहा सर, इसलिए मुझे बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम कर सकते हैं। हमारी योजनाओं में पैसा ऑलरेडी है लेकिन दिल में जगह नहीं है। ठीक है सर, मैं सबका शुक्रिया करूंगा। समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। सत्यवीर चौहान जी, गिरिराज किशोर जी, प्रेम पंचोली जी, जेपी मैठानी जी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जुड़े और आपने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। जिस तरीके से उत्तराखंड तप रहा है उस पर किस तरीके की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आई हैं। और ये जरूरी भी है कि जो हम पर्यावरण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उस पर एक लगाम भी होनी चाहिए, और अगर विकास के साथ साथ प्रकृति को भी बचाते हुए हमें चलना होगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।